यहाँ पर देखिए हम यहीं पर सारा बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है बेटा गो, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, है ना, गो इज़ द प्रेजेंट फॉर्म, गो इज़ प्रेजेंट फॉर्म, गो कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। अब इसे हम जो है दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव, क्या पढ़ा है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा पढ़ा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्या, सकर्मक। पढ़े हो आपने हिंदी ग्रामर में, आपने क्या पढ़ा होगा, सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म भी होता है उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और एक होता है अकर्मक क्रिया ना, अकर्मक क्रिया। कर्म का मतलब क्या होता है समझो, आपने इंग्लिश में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और हिंदी में क्या पढ़ते हो बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा, राम घर पर है, राम घर पर है, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और है क्या हो गया, वर्ब। तो क्या पढ़ा आपने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देखा आपने क्या है, सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब है, ठीक है। लेकिन यही जो है इंग्लिश में कैसे करोगे, तो यहाँ हो जाएगा राम इज़ एट होम। अब देखिए राम, इसी को मैंने ट्रांसलेट कर दिया, इसको मैंने किस में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। राम घर पर है तो हो गया राम इज़ एट होम, है ना। अभी यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये राम इज़ एट होम, राम घर पर है, नहीं ऑन नहीं लगता है बेटा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राम घर पर है तो क्या होगा, राम इज़ एट होम, क्लियर। अभी इसको फिर अगली क्लास में बता दूंगा कि ऑन कहाँ लगता है और इन कहाँ लगता है। इन है, ऑन है और एट है, ठीक है। घर पर है तो एट लगाएंगे, घर के ऊपर है तो ऑन लगाएंगे, और घर के अंदर है तो इन लगाएंगे। अब घर के ऊपर कोई बैठता है हमेशा नहीं, राम घर पर है मतलब छुट्टी है तो घर पर है, तो इसका मतलब एट हो जाएगा, क्या होगा, एट हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, इज क्या है बेटा, वर्ब, और एट होम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग होता है और हिंदी में अलग होता है। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर। और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, मेन आपका ये। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सकर्मक। सकर्मक का मतलब इसको कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्म, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ता। ये सबको आता है। तो कर्ता, देखिए यहाँ पर कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, कर्म है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। अब इसमें कर्म भी है, यानी ऑब्जेक्ट भी है, क्या है, ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसी को बोलते हैं सकर्मक। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको याद रखिए, अब इसको धीरे धीरे याद करिए। जिसमें सकर्मक होता है, यानी कर्म भी रहता है, उसको सकर्मक बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ। और जिसमें कर्म नहीं रहता है, कर्म विलुप्त रहता है, अदृश्य रहता है, नहीं दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक। क्या बोलते हैं, अकर्मक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। आइए के सेंटेंस लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। राम नोज मी, यहाँ लिख दिया राम नोज। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या कि आपके समझ में आ जाए। पहला क्या लिखा है, राम नोज मी, राम नोज मी, और लिखा है राम नोज। क्या लिखा है, राम नोज। अगर ध्यान से देखें तो राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, नोज क्या हो गया, वर्ब, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
इसमें आइए देखते हैं, इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, ठीक है। तो इसमें कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट तो गायब है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसी को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना लिखा रहे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ। अगर मैं इसी में ऐसे जोड़ देता हूँ, राम नोज वेरी वेल। अब वेरी वेल जो है ना, वेरी वेल, ये कैसा वर्ड है, कोई बता सकता है? डू यू नो अबाउट दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी वेल? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा चैप्टर से आता है? ये वेरी वेल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वेरी मीन्स बहुत, वेरी मीन अच्छा, बहुत अच्छा। ये कैसा शब्द है, बहुत। जैसे आप कोई काम करते हो या आप किसी को बोलते रहते हो ना, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, तो ये कैसा शब्द है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ पर आता है, नहीं पता? आप वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। राम नोस वेरी वेल, राम जानता तो है लेकिन कैसे जानता है, बहुत अच्छा जानता है। तो ये जानने के बारे में बात कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो वेरी वेल शब्द है, ये किसकी बात कर रहा है, जानने का, जानने का तरीका बता रहा है। कैसे जानते हैं आप, बहुत अच्छा तरह जानते हैं ना। इसका मतलब ये वर्ब की मदद कर रहा है, वर्ब की हेल्प कर रहा है, वर्ब की क्या कर रहा है, हेल्प। और जो वर्ब की हेल्प करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ना। अगर इस दो शब्दों को तोड़ें तो क्या होगा, एड प्लस वर्ब। क्यों, ऐड मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, आपने पढ़ा होगा ऐड ना। तो जब ये होता है वर्ब की मदद करता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब। देखो ये बन गया शब्द, नया शब्द, ऐड प्लस वर्ब क्या हो गया, एडवर्ब। सही है ना। वर्ब की मदद करने वाले को ही क्या बोलते हैं, एडवर्ब करते हैं। तो एडवर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है। ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है बेटा, एडवर्ब। और ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्ट नहीं होती। क्या कोई कह सकता है ये ऑब्जेक्ट है? एडवर्ब जब भी आएगा उसको ऑब्जेक्ट में नहीं रखते हैं, याद रखेंगे। क्या बताया मैंने, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मानते। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल। तो ये में जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर वेरिएबल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? इसी टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं जहाँ पर तीनों होना चाहिए, क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ना। इस वर्ब को क्या बोल देंगे बेटा, ट्रांजिटिव। और जहाँ पर केवल होगा सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसी वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। आगे एडवर्ब आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडवर्ब आ जाए और ठीक है, एडजेक्टिव आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया इतना? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब। आपका फर्स्ट पार्ट ये हो गया समाप्त। आया, क्लियर हुआ? लिख नहीं रहे हैं क्या आप लोग, नोट करते जाइए। हाँ नोट, अच्छा जो बच्चे लिख रहे हैं वो दे दीजिएगा, दूसरे लोग कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और जो नहीं लिख रहे हैं वो लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड। इसका जो पार्ट है वो बेटा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसको हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सहायक क्रिया का मतलब होता है जो सहायता करने वाला हो, है ना। ऐसी क्रिया जो क्या करती हो, सहायता करती, मदद करती हो, ठीक। तो सहायक क्रिया क्या है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में, कि 5 भागों में डिवाइड किया था? 5 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले क्या था, बी वर्ब, नोट डाउन करते जाइएगा। सेकंड आपने पढ़ा था डू वर्ब, क्या पढ़ा था, डू वर्ब। थर्ड आपने पढ़ा था हैव, ठीक है। फिफ्थ आपने पढ़ा था मॉडल, मॉडल है वर्ब। और फिर पढ़ा था मार्जिनल।
मार्जिनल वर्ब, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हो गया, ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, इसी टाइप से लिखिएगा। चलिए हो गया। इसमें क्या लिखना है बेटा, इसी के सामने ही लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, याद करने में आपको आसानी होगी। इसमें आता है इज़, एम, आर, वाज, वर, बी और बीइंग, और एक शब्द और आ जाएगा बीन, है ना। ये सारे क्या कहलाते हैं, बी वर्ब। नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, बी वर्ब। नेक्स्ट है डू वर्ब। डू में आता है डू, डज और डिड। डू, डज, डिड, ये 3 पार्ट है, इसके लिख लीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट है हैज़, हैव, हैड, ये 3 पार्ट्स हैं। और मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, और इसी के अंदर ही लिख लेना बेटा मस्ट, आर्ट टू, मस्ट है और आर्ट टू है, ये इसी में आता है। अब इसमें आते हैं मार्जिनल में, तो यहाँ पर होगा यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये 3 चीज़ें आपको लिखना है मार्जिनल में। लिखा हुआ है सेल के बाद वुड, WOULD, वुड, फिर लिखा है शुड, शुड वुड होता है ना, उसी को लिख लीजिएगा। नोट डाउन किया। Now you have to learn these 5 types of the verbs, helping verbs या auxiliary verb, that is be verb, do verb, have verb, modal verb और marginal. This is the be verb. be verb में के अंदर इंक्लूड होता है क्या क्या चीज़ें बेटा, is, am, are, was, were, be, being और been, ठीक है। there are 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ब्स आती है किसके अंदर, बी वर्ब के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है डू वर्ब। डू में आता है डू, डज और डिड, डू, डज एंड डिड। सेकेंड थर्ड आता है आपका हैव वर्ब। हैव में आता है हैज़, हैव, हैड। मॉडल में आता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, शैल, मस्ट और आर्ट टू। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है मार्जिनल वर्ब जिसको बोलते हैं। मार्जिनल के अंदर आता है बेटा यूज टू, डेयर एंड नीड, यूज टू, डेयर एंड नीड। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। चलिए इसको हम पार्ट वाइज पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। तो देखिए आपने कभी ये भी सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, या इसको प्रयोग किया होंगे आपने कभी न कभी इसका। हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा होगा। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 2 टर्म्स। इसका ये दो जो टर्म है इसके मतलब क्या है, आइए इसको सीखते हैं।
हेल्प से बनता है सहाया ना, सहायक। जो हेल्प करता है वो क्या होता है, सहायक होता है। तो ये हेल्प करने वाला होता है हेल्पिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। आज हम लोग इसको सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब में क्या होता है डिफरेंस, ये आप हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे इज को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इज को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक, इज को हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं और इज को हम क्या, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। Here's two sentences. First, second. सीता इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट लिखा हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सीता इज अ वेल नोन डॉक्टर। सीता इज अ वेल नोन डॉक्टर। यहाँ पर भी इज है बेटा, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इज है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आप दोनों में समझिएगा। यहाँ पर जो सीता है, इज है, ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, और यहाँ पर जो इज है ये है लिंकिंग वर्ब। क्लियर? अभी मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिएगा। जो हेल्प करेगा, किसकी हेल्प, आपकी नहीं, जो हेल्प करेगा किसी दूसरे वर्ब का या मेन वर्ब का। समझिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अभी हो गया, हैव यू डन, नाउ स्टॉप राइटिंग, नाउ लिसन केयरफुली। सीता इज वेटिंग फॉर यू। सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता क्या है बेटा, सब्जेक्ट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग ये मेन वर्ब है। फॉर यू ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतना? मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया, इसमें भी आइए, यहाँ एक क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया लिंकिंग वर्ब, नीचे लिखा हुआ है, ये हो गया, ये सारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया क्या, नहीं, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया ऑब्जेक्ट। नाउ लिसन, यहाँ पर लिखा हुआ है इज और यहाँ भी लिखा हुआ है इज। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब की क्या कर रहा है, हेल्प। क्या कर रहा है, हेल्प। तो जो हेल्प करता है, जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब की क्या करता है, हेल्प, उसी को बोलते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब किसी वर्ब दूसरे वर्ब की क्या करे, हेल्प करता है, उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और देखिए इसमें ध्यान से अगर देखें तो इसमें दूसरा वर्ब है ही नहीं, है क्या? बोलिए, सीता है, इज है, वेल नोन डॉक्टर, इसमें वर्ब दूसरा दिख रहा है क्या? यहाँ पर दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दो वर्ब दिख रहा है आपको। हियर इज टू वर्ब बट हियर इज वन टर्म ना वर्ब। यहाँ पर एक ही वर्ब है, यहाँ पर दो वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है बेटा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग नाम क्यों पड़ा इसका? लिंकिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है दो चीज़ों को ऐड कर रहा, जोड़ रहा है। किसको किसको? डॉक्टर और सीता। सीता इज अ डॉक्टर, है ना, सीता क्या है, डॉक्टर है। तो सीता ही डॉक्टर है, मतलब पर्सन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही पर्सन के तो दो पार्ट हैं, मतलब सीता और डॉक्टर तो एक ही है, लेकिन इसके दो भाग हैं, सीता अलग हो गया, डॉक्टर अलग। अब डॉक्टर को सीता से जोड़ना है, डॉक्टर को सीता से जोड़ना है, तो कोई ना कोई वर्ब चाहिए, जोड़ने वाला कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, इज। कौन कर रहा है, इज। तो इज को जोड़ने वाला, ठीक है, वर्ब कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या बोलेंगे, लिंकिंग। क्लियर है? तो जो जोड़ने का कार्य करेगा उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और जो हेल्प करता है किसी दूसरे वर्ब की क्या करता है, हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इतना क्लियर है? इसी टाइप से और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है, यू डू
योर जॉब। यहाँ पर लिखा है यू आर सिंसियर, यू डू योर जॉब। दूसरा लिखा है यू आर सिंसियर। नोट किया? नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं। हैव यू डन? नोट डाउन किया? चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 1, 2, 3। तीनों में डिफरेंस थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। इसको हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं होने वाला। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कहाँ कंफ्यूजन होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। कंफ्यूजन कहाँ आएगा देखिएगा। नाउ लिसन, स्टॉप राइटिंग। यहाँ पर देखिए, यू डू योर जॉब, ठीक है। हियर इज 3 वर्ड्स, है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लास्ट टर्म हमने पढ़ा था क्या, कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। कैसा? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव सेंटेंस। क्लियर? इसमें आइए देखते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्या है, हाँ वेरी गुड, ये सिंसियर इसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है मेरा। क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्ब नहीं है, हर बार एडवर्ब ही नहीं आएगा, ठीक है। यू आर सिंसियर, सिंसियर कौन? सिंसियर मीन्स ईमानदार, सिंसियर मीन्स ईमानदार। यू आर सिंसियर, ईमानदार कौन है? यू। यू क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो वर्ब के बारे में बात करता है उसको एडवर्ब। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया इंट्रांजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अभी कहोगे दिस क्या है, तो दिस है ऑब्जेक्ट। दिस वैसे तो पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा नाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ पर 2 वर्ब्स हैं, दिख रहा है आपको? और यहाँ पर कितनी वर्ब्स हैं? 1। यहाँ पर कितनी है? 1। ठीक। इन दोनों में अगर हम बात करें कि आर क्या है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? आर क्या है, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गलत आपने बता दिया, लिंकिंग वर्ब। ये जोड़ रहा है बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो दूसरे वर्ब की मदद करता है। इसमें दूसरा वर्ब आया है? नहीं आया, तो कैसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? ये तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब। जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर डू क्या है? डू सोच समझ के बताइए, डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। तो मेन वर्ब भी क्या है? लिंकिंग वर्ब बन सकता है, केवल इज, एम, आर, वाज, वेयर नहीं। अगर मेन वर्ब भी आता है और मेन वर्ब के बाद कोई भी दूसरा वर्ब नहीं आता है, तो वो मेन वर्ब क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब। आया समझ में? मेन वर्ब क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर तो लिंकिंग होता ही है ना, वो तो बनता ही है। साथ साथ अगर मेन वर्ब भी आ जाए तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा? लिंकिंग वर्ब। क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब। कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ पर डू क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। हैव क्या है? हेल्पिंग। क्यों? व्हाट इज द रीज़न? रीज़न क्या है? ये हेल्पिंग है, क्यों? बिकॉज इसके बाद क्या आया है? कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब का 3rd फॉर्म आया है, तो ये 2 वर्ब आई है। ये वर्ब इसकी क्या कर रही है? हेल्प। क्या कर रही है? और हेल्प कर रही है, तो क्या बन जाएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ है लिंकिंग वर्ब, नोट कर लीजिएगा।
लिंकिंग वर्ब और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। Next, we are talking about be verb. Be verb, have you understood about this? Be verb. We have talked about this. Next is do verb. Do means do, did, does. हमने इसके बारे में बात कर लिया है, बी वर्ब पढ़ लिया, इज एम आर वाज वेयर, है ना। और इसी का हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेटा। एक तो क्या, हेल्पिंग वर्ब, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक लिंकिंग वर्ब के रूप में। क्लियर है। हम डू का भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, डू का और हैव का। हैव में क्या होता है, हैज़, हैव और हैव। तो याद रखना होगा नाउ यू हैव टू लर्न। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये समझना है बेटा कि ये जितने भी वर्ब है ऊपर दिख रहा है ना, इन सबको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर मैंने नहीं बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, इन सबको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। आगे अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, प्राइमरी वर्ब। मॉडल वर्ब के पहले आता है प्राइमरी वर्ब, और प्राइमरी वर्ब में ये तीनों आ जाता है, बी वर्ब है, डू वर्ब है, हैव है। जहाँ आपने स्टार्टिंग में लिखा था ये तीनों लिखा है ना आपने, तो तीनों को एक बना दीजिएगा, ऐसे करके लिख लीजिएगा प्राइमरी वर्ब। क्या लिख लेंगे, प्राइमरी। तीनों को कंबाइन करके लिख लीजिए प्राइमरी वर्ब। क्लियर है। आपने कर लिया, इसको नोट किया। बी, डू, हैव, इन तीनों को बोला जाता है बेटा प्राइमरी वर्ब। और प्राइमरी वर्ब का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है इतना। फिर से बता दें, रिपीट करते हैं। बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। बी, डू, हैव, बी, डू, हैव, इन तीनों को बेटा हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं। और प्राइमरी वर्ब को हम किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला किस में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा किस में, लिंकिंग वर्ब में। क्लियर है, बोले। क्लियर हो गया। यानी प्राइमरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में और लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बस इसका इतना ही यूज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। या तो कभी लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे या तो फिर हेल्पिंग। ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, या तो लिंकिंग बन जाएगा या तो हेल्पिंग बन जाएगा। तो ये बी वर्ब को आपको याद रखना है, डू को याद रखना है, हैव को याद रखना है। और तीनों को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सभी का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 देखिए, बी वर्ब में अभी हमने इज, एम, आर, वाज, वेयर पढ़ा था ना, तो उसके एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही इज इनोसेंट, लिख सकते हैं सी इज इनोसेंट। ठीक है। यू आर इनोसेंट।
ये बी वर्ब का बता दिया मैंने कि इज और एम का आर का किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये आपको जितना भी यूज़ किया गया है ये किस में किया गया बेटा, लिंकिंग वर्ब। किस में? लिंकिंग वर्ब। दो वर्ड को या दो शब्दों को जोड़ रहा है उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डू वर्ब। क्या आता है? डू वर्ब। और डू में हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। डू में जैसे यू डू बेल लिखा है, आई सी डज बेल, सी डज बेल, ये हो गया। हैव वाला देखते हैं, हैव का जो यूज होता है कैसे होता है, तो हो जाएगा सी हैज़ सम कॉइन्स। यहाँ पर होगा दे, सी हैज़, दे हैव अ न्यू आइडिया। तो ये मैं एग्जांपल बता दिया बेटा इन तीनों का, बी वर्ब का एग्जांपल, डू वर्ब का एग्जांपल और हैव का एग्जांपल। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अंडरलाइन करिएगा ज़रूर। अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। Now you have to learn about this. What is this? This is the modal auxiliary verb which is free from the boundation of the subject. Which type or subject are used? It don't affect itself. Modal auxiliary verb में बेटा can, could, may, might, can, could, may, might, will, shall, should, would, must, ought to. These are the मॉडल वर्ब्स। ये सब मॉडल वर्ब कहलाते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब इसको क्यों कहते हैं? देखिए क्या होता है, मॉडल एक शब्द है, वर्ड है, और इसका मतलब होता है, मॉडल मीन्स क्या होता है? आदर्श। क्या होता है? आदर्श। मॉडल मीन्स आदर्श। जो मॉडल होता है वो सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें भी कुछ खास बातें इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अलग है, जो कुछ ना कुछ अलग विशेष गुण रखता है। ठीक है, ये जो मॉडल वर्ब होती है इसके अंदर एक विशेषता होती है, इसके अंदर क्या होता है? एक विशेष गुण होता है। वो गुण ये है बेटा कि जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड ये सारे हैं, ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं। किससे फ्री होते हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से कैसे फ्री होते हैं? तो सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे कैन सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ। तो कैन का मतलब होता है सकता ना, सकता है। कुड का मतलब होता है सकता था। इसको देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं इसका यूज। मे का मतलब होता है सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। क्या? पॉसिबिलिटी।
माइट का मतलब होता है सकता, बस सकता था, इसका मतलब ये है। इसको भी पॉसिबिलिटी बोलते हैं। विल का मतलब होता है गा या गी। शैल का मतलब भी होता है गा या गी। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। वुड का मतलब भी होता है गा या गी। नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। इसका मीन्स होता है, मस्ट मीन्स चाहिए, जहाँ पर अवश्य या ज़रूर, अवश्य या ज़रूर। नेक्स्ट आता है आर्ट टू। आर्ट टू मीन्स होता है चाहिए। आर्ट टू मीन्स क्या होता है? चाहिए। यहाँ पर जो आपको ड्यूटी की बात हो रही है, कर्तव्य की बात। किसकी बात? ड्यूटी की बात, कर्तव्य की बात। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हो गया? नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। यूज ऑफ मॉडल वर्ब। यूज ऑफ मॉडल वर्ब नोट डाउन कर सकती है। यूज ऑफ मॉडल वर्ब नोट कीजिए। Can, could. Now listen, please. Don't talk to each other, please. Now listen here. Listen to me. Can, could. Can and could. These are two words which are used for the capacity. यहाँ समझिए, कैन और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कैन और कुड का यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट की कैपेसिटी या पावर को शो करने के लिए। अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई करता है, और उसके पावर को या उसकी कैपेसिटी को अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या होगा? कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैन किस में? प्रेजेंट में। और कुड का यूज़ किस में? पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। कैन, सी कैन ड्राइव द कार। यहाँ पर लिखा है सी कैन ड्राइव द कार। ठीक है, यहाँ पर उसकी क्षमता की बात हो रही है, कैपेसिटी या फिर उसके टैलेंट या उसके किसके पावर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने कैन का यूज़ किया। इसका हिंदी क्या होगा? वह कार चला सकती है। कार चलाने का मतलब होता है ड्राइव करना। क्या? ड्राइव। तो यहाँ पर क्या होगा? ये उसकी कैपेसिटी को बता रहा है बेटा। कैन के क्या शो कर रहा है? कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बता रहा है, उसके अंदर जो टैलेंट है या जो पावर है उसको बता रहा था। क्या? कैन जो है क्षमता को व्यक्त करता है, क्षमता या शक्ति, क्षमता या शक्ति को व्यक्त करता है। और कुड भी करता है। कुड कहाँ करते हैं? पास्ट में। जैसे इसी को हमने लिख दिया, सी कुड ड्राइव द कार। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, वह कार चला सकती थी। ये पास्ट में आ गया। किस में आ गया? पास्ट। तो दोनों का एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और साथ में पढ़ने से जल्दी याद होगा। प्रेजेंट में कैन का यूज़ कर देंगे और पास्ट में कुड का यूज़ करेंगे। सेम वर्क के लिए काम क्या होगा? सेम। वर्क क्या होगा या एक्शन क्या होगा? सेम होगा। एक्शन जो होगा वो सेम रहेगा। उन दोनों सेम वर्क के लिए क्या होगा? हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। बस अंतर ये है, डिफरेंस दोनों में ये है कि कैन जो होता है यह प्रेजेंट में यूज होता है, और पास्ट कहाँ यूज होता है बेटा? पास्ट में। कैन कुड जो होता है ये पास्ट में यूज हो, सॉरी, कुड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? पास्ट में। तो काम वही होगा। काम देखिए, ड्राइव के साथ कैन आया और ड्राइव के साथ कुड आया, बट ये क्या है?
प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट। कैपेसिटी यहाँ भी या पावर यहाँ भी दिखाई जा रही है, कैपेसिटी या पावर यहाँ भी दिखाया जा रहा है। क्लियर हुआ? बोलिए। क्षमता व्यक्त करने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए, किसी कर्ता में कितनी शक्ति है उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, कैन का या कुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा, नोट डाउन कीजिए, कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज मे एंड माइट। मे एंड माइट, मे एंड माइट, इसका मीन्स भी होता है, मे मीन्स होता है सकता, मैंने लिख दिया है पहले से। ये प्रेजेंट में यूज होता है बेटा, किसमें, प्रेजेंट में, और ये किसमें, पास्ट में। किसके लिए यूज होगा, तो ये होगा पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, और दोनों पॉसिबिलिटी के लिए, या फिर किसके लिए, दूसरा होता है परमिशन, किसके लिए, परमिशन के लिए। या तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा, मे माइट का यूज़ किसके लिए करते हैं, या तो पॉसिबिलिटी के लिए मतलब संभावना के लिए, या फिर परमिशन जिसे आज्ञा लेना या देना कहते हैं। अगर आज्ञा लेना देना हो तो किसका यूज़ करेंगे, मे या माइट का, ठीक है। और कहीं पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना की बात, तो वहाँ पर मे या माइट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, एग्जाम्पल लिखा है, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग है कि अभी वर्षा हो सकती है या आज वर्षा हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, वर्षा होना क्या है, पॉसिबिलिटी, ये तय नहीं है ना, श्योर नहीं कि होगी, हो सकती है तो पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है, संभावना ही व्यक्त कर सकता है इंसान। ये श्योर नहीं है कि आज होगी, हम करवा देंगे। हाँ, ऐसा कोई कह सकता है कि आज हम बारिश करवा देंगे, तो पॉसिबिलिटी वहाँ भी आ गई। आगे पीछे का क्या मतलब है, वहाँ भी पॉसिबिलिटी आ गई बेटा। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, क्या, संभावना। संभावना प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में। जैसे वहाँ उस दिन वर्षा हो सकती थी, तो यहाँ भी तो क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, वही नहीं। तो यहाँ पर समझिए, पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। इसका हिंदी है बेटा, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। आज वर्षा हो सकती है, इसी को पास्ट में लिख सकते हैं, इट में, इट माइट रेन टुडे, दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे परमिशन की बात है तो हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, आप ठीक है, छोटी क्लास से ही आप बोलते चले आए, मे आई कम इन सर। ये आपने ही पढ़ा है ना, अब बोला भी है बहुत बार। क्या बोला है, मे आई कम इन। यहाँ पर मे है, मे के बाद कॉमा है, मे के बाद कॉमा होता है, याद रखिएगा। मे के बाद क्या होता है, मे आई कम इन। कॉमा नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। मे आई कम इन सर, अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक। तो लिखा है मे आई कम इन, मे आई कम इन, उसके बाद लिखा है सर। अगर सर नहीं बोलेंगे तभी क्या है, सेंटेंस पूरा है, कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपने ऐसे बोला मे आई कम इन, आप सर या मैडम नहीं बोला, सर या मैम आपने नहीं बोला, तब भी सेंटेंस पूरा है, सेंटेंस पूरा है। तो मे आई कम इन, इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, आज्ञा लिया जा रहा है, परमिशन। यहाँ पर हो गया आज्ञा, आज्ञा लेना। क्या हो गया बेटा, आज्ञा लेना। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले वाले सेंटेंस में क्या था, संभावना। पहले सेंटेंस में क्या था, संभावना। तो नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मे मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, मे मीन्स होता है आज्ञा लेना या देना। जैसे आपने आज्ञा लिया, टीचर से क्या बोला आपने, मे आई कम इन, तो टीचर ने बोला यस यू मे कम इन, ठीक है।
और टीचर ऐसा नहीं बोलता, सिर हिला के कहता है आ जाओ, है ना, सिर हिलाता है कि आ जाओ। क्या बोलना चाहिए? यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। यू में अगर बोल देंगे तो भी चल जाएगा, कितना? यू में। क्या बोल सकते हैं? यू में। स्पोकन में इतना भी चल जाता है बेटा, तो क्या बोल देंगे? यू में। आपने पूछा मे आई कम इन सर, तो टीचर को बोलना है क्या? यू में। क्या बोलना है? यू में। अगर यू में बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको परमिशन दे रहे हैं, आने के लिए बोल रहे हैं, आप आ सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि परमिशन लेना है, आज्ञा लेना है या आज्ञा देना है, तो ऐसे में हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ करते हैं। ठीक है। कैन का, जैसे आपने पढ़ा था, कैन का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि कैन में भी तो सकता है यार, कैन में भी तो आ रहा है ना, तो कैन यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कैन का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। कैन का मतलब भी है सकता है और मे का मतलब भी होता है सकता है, तो दोनों का मेन सेम मीनिंग है, लेकिन इसके और इसके मीनिंग में थोड़ा अंतर भी है, डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है, ये केवल पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए यूज होता है, और ये किसके लिए? आज्ञा लेने या देने के लिए। या फिर मे का यूज होता है किसके लिए? पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। क्लियर? जैसे आप यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको आप लोग बताइएगा क्या है इसमें। नेक्स्ट है, देयर इज टू सेंटेंस, देयर आर टू सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो बेटा, इसका ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पर देखो लिखा है यू मे सेव हर, यू माइट सेव हर, यू मे सेव हर, यू माइट सेव हर। दो, एक में लिखा हुआ है मे, दूसरे में लिखा है माइट। ये है प्रेजेंट फॉर्म और ये है पास्ट फॉर्म, लेकिन मीनिंग तो सेम होगा, है ना। क्या है? यू मे सेव हर लिखा हुआ है, तुम उसे बचा सकते हो। यहाँ पर लिखा है यू माइट सेव हर, तुम उसे बचा सकते थे। नहीं, बचा सकते थे, पास्ट में आ जाओ। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट में। यहाँ पर क्या है बताइए? पॉसिबिलिटी है या कैपेसिटी है या परमिशन है? बताइए जल्दी से। पॉसिबिलिटी है ना, इसमें संभावना है। तुम उसे बचा सकते थे, नहीं बचा पाए अलग बात है ना। तुम उसे बचा सकते थे या तुम उसे बचा सकते हो। ठीक है, तो बचाना क्या है? पॉसिबिलिटी है, बचाना क्या है? पॉसिबिलिटी। कैपेसिटी भी हो सकता है। अगर ऐसे लिख दिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। यू कैन सेव हर ना, वो डूब रही है पानी में, उसको तुम बचा सकते हो ना, तो ये तुम्हारी क्षमता हो गई, ये कैपेसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी ना, पावर। क्या हो जाएगी बेटा? पावर। और यहाँ पर जो है ये तुम्हारी क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? दोनों में अंतर आया समझ में? थोड़ा सा अंतर है, इसी को समझना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी कब होगी और पावर कब होगा, क्षमता कब दिखाई जाएगी और पॉसिबिलिटी यानी संभावना कब दिखाई जाएगी। इसमें अंतर थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, तो इसको समझना होगा। क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट आता है विल शैल। विल शैल का यूज आप जानते हो, इसको मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट मैं बता दे रहा हूँ शैल, शुड का और वुड का। शुड, मस्ट और आर टू। हियर इज 3 वर्ड। यहाँ पर 3 शब्द है, तीनों का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप जानते हैं। शुड मीन्स होता है चाहिए, सामान्य अर्थ में। किस अर्थ में? सामान्य। मस्ट का मतलब होता है, मस्ट मतलब होता है चाहिए, ये जरूरी होता है। कैसा? जरूरी कार्य के लिए। और ये होता है चाहिए, इसका क्या मतलब है? ये ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात करता है। किसकी बात करता है? कर्तव्य। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तीनों को आपको समझना होगा। शुड कहाँ यूज़ करें, मस्ट कहाँ यूज़ करें और आर टू का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद एडवांस लेवल जब पढ़ेंगे, एडवांस लेवल इंग्लिश में, तो हम जैसे मस्ट हैव बीन, मस्ट बी, इन सब का यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। शुड लिखा है, मस्ट लिखा है, आर टू, और तीनों का मतलब होता है, तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि ये सामान्य अर्थ में यूज़ करेंगे, इसको ज़रूरी कार्य के लिए यूज़ करेंगे, और इसको कर्तव्य व्यक्त करना आपका भी एक कर्तव्य होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कितने कर्तव्य दिए गए हैं, कोई बच्चा बताए? संविधान में कितने कर्तव्य बताए गए हैं? नहीं पता है? इससे आप लोग पता कर लीजिए। कर्तव्य की बात होती है, जैसे चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, शुड, यू शुड राइट अ लेटर। ठीक है, इसी को मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ। यू शुड राइट, शुड की जगह मैं कर दे रहा हूँ मस्ट। यू मस्ट राइट अ लेटर। तीसरा लिख दिया, यू आट टू राइट अ लेटर। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज़। यहाँ लिखा है शुड, मस्ट, आर टू, तीनों में डिफरेंस है, लेकिन सेंटेंस अब पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। क्यों? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों क्या है? सेम है। लेकिन हमें यहाँ पर एक जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब सब में अलग अलग है। इसमें शुड है, मस्ट है, इसमें आर टू। यहाँ सामान्य बात है। कैसी बात है? सामान्य बात है। यहाँ पर कैसी बात है बेटा? ज़रूरी बात है। हाँ, और यहाँ पर क्या है? कर्तव्य की बात है। आप समझिएगा, मैं अंतर समझा रहा हूँ थोड़ा डीपली, बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है यू शुड राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए। सामान्य बात है, कोई भी लिख सकता है, किसी को भी लिख सकता है, तो वो सामान्य बात हो गई ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है यू मस्ट राइट अ लेटर, इसका मतलब हुआ कि ये काम बहुत ज़रूरी है, पत्र लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब कोई कार्य बहुत ज़रूरी होता है तो वहाँ पर मस्ट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट राइट अ लेटर, इसका मतलब है तुम्हें पत्र ज़रूर ही लिखना चाहिए ना, पत्र लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पर इसे मस्ट का यूज़ कर लेते हैं। अब ये कर्तव्य कैसे बन गया, इसको समझिएगा। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं ना, और अक्सर आपने क्या किया है, उनको पत्र लिखा है, हमेशा पत्र लिखा है, तो आपका एक ड्यूटी बन गया, पत्र लिखना क्या हो गया? अपने माता पिता से, ठीक है, पत्र लिखना या फ़ोन पे बात करना एक कर्तव्य होता है। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। कैसे? नैतिक कर्तव्य। जैसे आप दूर रहते हैं घर से, ठीक है, तो शाम के समय आपको बात करना ज़रूरी है, ये आपका ड्यूटी है ना। क्यों? ये क्या चीज़ है? आपका कर्तव्य है, लेकिन करते नहीं है लोग, करना चाहिए। तो कर्तव्य क्या होता है? मान लो आप अपने बड़ों के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो ज़रूरी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तव्य। क्या हो जाएगा बेटा? कर्तव्य। तो ये लिखा यू आर टू राइट अ लेटर। यहाँ पर सेंस ये है, सेंस समझिएगा, यहाँ पर सेंस क्या है कि आप अपने बड़ों को क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहे हो, ठीक है ना। बोलो, ये अपने बड़ों को क्या कर रहे हो? पत्र लिख रहे हो, जो कि आपका नैतिक कर्तव्य है, ऐसा करना चाहिए। ठीक, नहीं करते हैं तो आप समझें। लेकिन यहाँ पर तीनों में अंतर समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर लिख देता हूँ शी शुड कम इन टाइम। शी शुड कम इन टाइम। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ शी मस्ट कम इन टाइम। और तीसरा लिख रहा हूँ शी आर्ट टू सर्व हर मदर। चलिए, 3 सब्जेक्ट अलग हैं। लिखा है शी शुड, शी मस्ट, शी आर्ट टू।
लिखा है उसे समय पे आना चाहिए, ये सामान्य बात है, लेकिन उसे समय से ज़रूर आना चाहिए। अगर से बोलते हैं ना टीचर, तो मैं समय से ज़रूर आना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मस्ट, यू मस्ट कम इन टाइम। ठीक है, यू मस्ट कम इन टाइम। अगर ज़रूरी है तो कम के साथ क्या आ जाएगा, मस्ट। ज़रूरी बात नहीं है तो क्या आ जाएगा, शुड। और कर्तव्य की बात है, जैसे यहाँ लिखा है सी आर्ट टू सर्व हर मदर। सर्व मीन्स क्या होता है, सर्व मीन्स सेवा करना ना, उसे अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, उसे अपने माँ की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ कर्तव्य है, माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है, ठीक है। कर्तव्य जो होता है बाध्य नहीं है, समझिए। कर्तव्य जो है, कर्तव्य को लेकर के कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। ये आपको सिविक्स में, उसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया होगा कि जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, इसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ पे, कोर्ट। लेकिन जो आपका ड्यूटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़, इसको कोर्ट में नहीं जा सकते लेकर। क्यों, क्योंकि उसमें कहा गया है कर्तव्य बाध्य नहीं है, कर्तव्य करना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे माँ बाप की सेवा करना तो ये कर्तव्य है, कोई करता है, बोलिए, कहाँ करता है, नहीं करते ना। तो इसका मतलब कि माँ बाप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि हम चल रहे हैं कोर्ट में कंप्लेन करने कि ये मेरी सेवा नहीं करता। ठीक है, माँ बाप कोर्ट नहीं जा सकते कि वहाँ जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा मेरी सेवा नहीं करता। ठीक है, अधिकार की बात है तो कर सकता है। जैसे लड़के ने क्या किया, ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम करा लिया, तो माँ बाप जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने ज़बरदस्ती करा लिया। ठीक है, तो अगर माँ बाप चाहें तो ना दें, समझ गए। माँ बाप के पास अभी डर के रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो सकता है आपके पिता आपको कोई संपत्ति ना दें, तो कुछ कर नहीं पाओगे, उनका कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, वो चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, गैर व्यक्ति के नाम भी दे सकते हैं, तो उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, हाँ, हाथ पैर चलाओ, कुछ नहीं होगा। तो एचआर का मतलब ह्यूमन राइट्स और ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में कितने कर्तव्य हैं, याद आ गया, नहीं आया, चलो 2, क्या हुआ। तो आइए यहाँ पर ये तीनों अंतर समझ में आ गया होगा, शुड का, मस्ट का और टू का। 11 है, कितने हैं, इन तीनों का समझ में आ गया बेटा। तो आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, किया कि नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही। आज ये हम पढ़ रहे थे बेसिक, ठीक है, वर्ब्स, बेसिक वर्ब। आज हमने इसको बेस पढ़ा, फिर एडवांस लेवल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।